हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएं एंड इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। So, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ स्टूडेंट्स बिहेवियर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज नोन एज। सो देखो, अब एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना नहीं होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को भी अच्छे से समझो और देखो कि किसी स्टूडेंट में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में समय के साथ किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए एक मेथड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ उनका बिहेवियर पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है। एंड बिहेवियर की बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि वो स्टूडेंट टीचर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि एक स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो ऑब्जर्व की जाती हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, बिहेवियर लॉग, करिकुलम मैपिंग। सो देखो, समेटिव और फॉर्मेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेटिव होता है, क्या होता है फॉर्मेटिव? क्लास के दौरान जो टीचर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। समेटिव होता है आपकी फाइनल एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर, जिसमें आपको ग्रेड्स, परसेंटेज की मदद से स्कोर दिया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिहेवियर लॉग। बिहेवियर लॉग ऐसा एक मेथड होता है जो कि ना सिर्फ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, किसी और सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। खास तौर पर जो टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए बिहेवियर लॉग्स को यूज किया जाता है, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स के माइंड में, उनकी मेंटालिटी में बहुत से चेंजेस आते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए बिहेवियर लॉग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The channels of स्वयं प्रभा are uplinked from बायसैग। सो बायसैग के द्वारा ही स्वयं प्रभा के चैनल्स को हैंडल किया जाता है। बायसैग कहाँ है, ये पूछा गया है। सो बायसैग है गांधीनगर, गुजरात में। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है किसी किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कहती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। कि जो शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच होता है पढ़ाने का, वो बेसिकली टीचर की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट टू बोलती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि
इसका जो ज़्यादा फ़ोकस रहता है वो विषय वस्तु के सहकारी निर्धारण पर ही रहता है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे-कैसे पढ़ाना है, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करता है। दोनों स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट तो देखो बिल्कुल गलत है, ये तो सामने ही पता चल रहा है, क्योंकि जिस मेथड का नाम ही लर्नर सेंटर्ड है, तो वो टीचर की ज़रूरतों को क्यों पूरा करेगा? लर्नर सेंटर्ड मेथड ही एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की जितनी भी नीड्स होती हैं और जितना भी उनका इंटरेस्ट होता है, जितना भी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब किसी नर्सरी केजी के बच्चे को आप यूजीसी नेट लेवल का पढ़ाने जाओगे तो उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यही कहता है कि लर्नर्स के लेवल के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स के तरीके से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को जो तरीका, जो मेथड पसंद आ रहा है, उस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मैटर को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय डीटीएच चैनल्स। करेक्ट आंसर क्या है इधर? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आप पहले एमएचआरडी के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम थ्योरी सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा तो समझ जाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a learner combines his or her previous schemes or modifies them as per new experiences. The process of combining, modifying existing schemas and to arrive a new schema is known as। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उनके जितना भी पुराना नॉलेज था, जितना भी स्कीमा थे उनके, उस सब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसको अच्छे से समझने की कोशिश की और अपने न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको डिजाइन कर दिया, उसको बना दिया। ये जो प्रोसेस था जिसमें उन्होंने अपना पुराना नॉलेज और नया नॉलेज यूज किया और उससे कुछ नई चीज डिजाइन कर दी, नया कुछ एग्जिस्टिंग स्कीमा को डिजाइन किया, इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कहा जाता है अकोमोडेशन। ओके, ओके। ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली दी गई है पाइगेट की लर्निंग थ्योरी में। ठीक है, पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें कही गई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपके पास एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है एंड इक्विलिब्रेशन होता है, ये तीन तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स के, किसी चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को उनके नए नॉलेज, उनके नए स्कीमा के साथ कंबाइन करके कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो चीजें यूज हो रही थी, वो सबसे ज्यादा फोकस्ड थी सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन को लेकर के। अब बात आती है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द माइंड ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज और एक्शंस विच गो टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके माइंड में भी आ रही हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनको मिला करके आप कुछ नया क्रिएट करते हो। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने ही एक्सपीरियंस से जो सीखा था, उनके नॉलेज जो उनके पास था, उसी को मॉडिफाई किया और नया एक्सपीरियंस उनके पास आ गया। ओके, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल हमने देखा था जून 2023 के क्वेश्चंस को, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में अभी पूछे जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। सी टेट एग्जाम की अगर बात करोगे तो वहां पे ये चीजों को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में स्कैफोल्डिंग को ये बोलते हैं लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। कल जो हमने जून 2023 वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें ये कहा था कि एक ऐसा
मेथड कौन-सा होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक लेवल तक, लेकिन जब उन टीचर को लगता है कि स्टूडेंट खुद से चीज़ें समझ रहे हैं, खुद से चीज़ें कर सकते हैं, तो वो उनकी हेल्प करना छोड़ देते हैं। ठीक है? तो वो स्कैफोल्डिंग होता है। लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज़ एबल टू डू इट बाय देमसेल्फ। ये सिर्फ टीचर्स नहीं, ये पेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है? प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये इसका एक बेस्ट तरीका होता है। स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं, कुछ फैसिलिटीज लर्नर्स को देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसमें जब बच्चों को सिखाया जाता है तो उनके लिए कुछ प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं जिसकी हेल्प से उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में वो सेम एक्टिविटीज़ उनको दोहराने को कहा जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद जब टीचर को लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि वो खुद से चीज़ें समझ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार-बार आता है एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है टीचिंग का? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की क्रिएटिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? ये मेथड सबसे पुराना और सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है किसी की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे में हमें ये आदत डालनी है कि वो बात-बात पर रोता है, बात-बात पर परेशान हो जाता है, तो उनकी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड उसमें बेस्ट माना जाता है। ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सो इसमें है इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो सेम क्वेश्चन था, मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि पेपर वन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। देखो सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। ठीक है? ये जोखिम की परिवर्तनशीलता पर जोर देता है। नेक्स्ट इज which of the following statement best describes summative evaluation in evaluation procedure? So summative evaluation क्या होता है? आप लोगों का evaluation मूल्यांकन किया जाता है आपके फाइनल एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें आपको परसेंटेज दी जाती है, ग्रेड दिया जाता है और बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स। देखो मैंने कीवर्ड पहले ही बता दिया था कि ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन। A teacher award grades to the students after having transacted the course work. Next is which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners? So जो slow learners होते हैं, थोड़ा सा धीरे जो स्टूडेंट सीखते हैं, उनके लिए कौन सी थ्योरी को यूज किया जाता है? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। Which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners? सो स्कैफोल्डिंग का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी जो है एक एजुकेशनल थियोरिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको कई बार एग्जाम में पी ZPD के नाम से भी जाना जा सकता है, डायरेक्टली लिखा हो सकता है। सो ZPD कॉन्सेप्ट के हिसाब से लर्निंग अकर्स मोर इफेक्टिवली व्हेन लर्नर्स आर गाइडेड एंड सपोर्टेड इन देयर लर्निंग प्रोसेस, स्पेशली इन द एरिया वेयर दे मे स्ट्रगल। ठीक है? तो इसमें ये क्या जाता है कि ये मेथड बोलती है कि स्टूडेंट सबसे बेस्ट तब सीखते हैं कि जिस जगह पर उनको दिक्कत आ रही है, उस जगह पर उनको अच्छे से गाइड किया जाए, उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाए और 1-2 बार उनको अच्छे से मदद की जाए उस तरीके से, उस जगह से बाहर निकलने की, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो वो आसानी से चीज़ों को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
Thank you so much everyone for watching the session and I wish you all the very best.